In this session we have seen three methods: charging by friction, charging by conduction and charging by induction. So students, earlier I had said to you that charging by induction is one of the most important method. इस मेथड में हमने आपको ऑलरेडी ये दिखा दिया है मैंने कि अगर आप एक न्यूट्रल मेटल को एक चार्ज बॉडी के पास लाते हैं तो वो बॉडी क्या हो जाएगी आपकी पोलराइज, उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. सेपरेशन के टाइम पर दिस बॉडी इज ओनली सेड टू बी पोलराइज्ड. ये बॉडी सिर्फ क्या कहलाई जाएगी, पोलराइज्ड. अगर आप उस बॉडी की क्या करते हैं, नेक्स्ट अर्थिंग, सेकंड स्टेप इज इंपॉर्टेंट टू मेक योर बॉडी चार्ज. अगर आप सेकंड स्टेप में इस बॉडी को अर्थिंग नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी सिर्फ पोलराइज होकर रह जाएगी और नेट चार्ज अभी भी क्या रहेगा, जीरो. बट अगर हम उसकी अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग के थ्रू आपका जो सरफेस है जिससे आपने अर्थिंग की है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज. वो क्या हो जाएगी आपकी बॉडी, चार्ज. ये मेथड हम ऑलरेडी देख चुके हैं. तो इसके साथ हमारा ये मेथड ऑफ चार्जिंग खत्म होता है. वी विल मूव अहेड. सो स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्कोप. तो बच्चों एनसीईआरटी में आपका एक छोटा सा टॉपिक दिया है, येट इट इज इम्पॉर्टेंट, कि अगर आपकी बॉडी किसी भी मेथड से आपने चार्ज की है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन, अगर आपको ये पता करना है कि आपकी बॉडी चार्ज है या नहीं, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम एक डिवाइस, एक अपैरेटस यूज करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप. तो स्टूडेंट्स, इस डिवाइस में बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, एक अपैरेटस है. इसमें हमारे पास एक ग्लास का जार है, एक मेटल की रॉड है, इस मेटल की रॉड के ऊपर एक मेटल का नोब है और बॉटम में हमारे पास गोल्ड की लीव्स हैं. गोल्ड की लीव्स, पतली पतली शीट टाइप गोल्ड की लीव्स हैं. ये क्या है, गोल्ड लीव, गोल्ड लीव्स. तो स्टूडेंट्स ये ध्यान देना है, इस ग्लास जार में ऊपर से नीचे तक जो भी चीजें हैं, ऑल दीज थिंग्स आर मेटल, ऑल दीज थिंग्स आर मेटल. गोल्ड भी आपका मेटल है, ये रोड भी आपकी मेटल है और ये नोब भी आपका क्या है, मेटल है. इस वक्त ये पूरा मेटल का स्ट्रक्चर क्या है, न्यूट्रल. इस वक्त ये पूरा मेटल का स्ट्रक्चर क्या है, न्यूट्रल. अब मेरे अपैरेटस के अंदर आप ये देखेंगे कि ऊपर से नीचे तक जो भी चीज हमारे पास है वो क्या है, मेटल है और ये सारी चीज क्या है, न्यूट्रल है. अब अगर मैं एक चार्ज बॉडी लेती हूँ, ये एक बॉडी है जो कि चार्ज है. ये चार्ज आपने किसी भी मेथड से की है, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन, डजंट मैटर. बट ये बॉडी हमने क्या कर दी है, चार्ज कर दी है और मैं ये चेक करना चाहती हूँ क्या ये बॉडी एक्चुअल में चार्ज है या नहीं है. तो इस बॉडी को मैं पास लेकर आऊंगी इस मेटल नोब के. देखो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी चार्ज बॉडी आपके पास है, या तो आप इसको डायरेक्टली इस नोब के साथ टच करा दीजिए या फिर इसके पास ले आइए. अगर आप इसको इसके पास ले आते हैं तो आप इंडक्शन का प्रोसेस करेंगे, अगर आप इसको इससे टच कराते हैं तो आप कंडक्शन का प्रोसेस करेंगे. आप कोई भी प्रोसेस करें, बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है. सपोज कीजिए अगर एक चार्ज बॉडी है, इस मेटल की नोब के पास या फिर इस मेटल के स्ट्रक्चर के आप पास लेकर आते हैं, तो हमने देखा इंडक्शन के मेथड में क्या होगा, ये चार्ज बॉडी इस मेटल के स्ट्रक्चर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको अट्रैक्ट करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आकर ऊपर की तरफ आकर जमा हो जाएंगे. नीचे की तरफ हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ चले गए हैं इस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से, और नीचे सिर्फ क्या बन गया है, पॉजिटिव चार्ज. अगर आपके दोनों गोल्ड लीव्स पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये गोल्ड लीव्स क्या करेंगी, एक दूसरे से पीछे पीछे रिपेल करेंगी, क्योंकि इस लीव के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो आपकी गोल्ड लीव्स क्या करेंगी, रिपेल करेंगी. और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डायवर्जन. डायवर्जन स्टूडेंट, सिमिलरली अगर आप इस नोब के पास मैं सिर्फ अंदर का स्ट्रक्चर दोबारा बना रही हूँ. सपोज करो ये आपकी मेटल की नोब है, इस बार आप इसके पास ले आए हो नेगेटिवली चार्ज बॉडी. अब क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी इस मेटल के स्ट्रक्चर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स उनको रिपेल करेगी, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इससे दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज.
अगेन आप इस गोल्ड लीव्स को देखें, इन गोल्ड लीव्स पर अभी क्या है, दोनों लीव्स पर नेगेटिव चार्ज, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इस केस में भी आपकी गोल्ड लीव्स क्या करेंगी, दोनों रिपेल करेंगी। यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, डाइवर्जन। तो स्टूडेंट्स एक चीज हमने देखी, आपके पास चार्ज बॉडी पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, दोनों केस में आपकी गोल्ड लीव्स क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, डाइवर्ज करेंगी। तो इससे हम ये तो पता, अगर आपको गोल्ड लीव्स के अंदर डाइवर्जन देखने को मिले, आपकी गोल्ड लीव्स रिपेल करेंगी, तो हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि जो भी आप जो भी बॉडी आप यहाँ पर ला रहे हो वो क्या है, चार्ज है। वो क्या है, चार्ज है। बट वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, वो आप इस अपैरेटस से डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के केस में भी आपकी लीव्स डाइवर्ज करेंगी, नेगेटिव चार्ज के केस में भी आपकी लीव्स क्या करेंगी, डाइवर्ज। तो ये अपैरेटस सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए है कि जो भी बॉडी आप मेटल के नोब के साथ टच करा रहे हैं या फिर उसके पास लेकर आ रहे हैं, वो चार्ज है या नहीं। अगर आपकी गोल्ड लीव्स डाइवर्ज नहीं करती हैं, इसका मतलब ये जो बॉडी है दोनों चार्ज नहीं है। बट अगर आपकी गोल्ड लीव्स डाइवर्ज करती हैं, रिपेल करती हैं, इसका मतलब ये है ये दोनों बॉडी, ये बॉडी क्या है, चार्ज। तो ये डिवाइस हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करेंगे, टू डिटेक्ट, सिर्फ ये पता लगाने के लिए वेदर योर बॉडी इज चार्ज और नॉट। इस मेथड के थ्रू आप ये नहीं बता सकते कि उस बॉडी का एक्चुअल पोलैरिटी क्या है, उस बॉडी की एक्चुअल पोलैरिटी क्या है। देखिए यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं मेथड ऑफ कंडक्शन, हम डायरेक्टली नोब के साथ टच करा रहे हैं। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं मेथड ऑफ इंडक्शन, हम सिर्फ मेटल नोब के पास इस बॉडी को लेकर आ रहे हैं। तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया। गोल्ड लीव्स पर आपके क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये गोल्ड लीव्स क्या कर रही हैं, रिपेल। सिमिलरली अगर आप एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को मेटल नोब के पास लेकर आते हैं, अगर ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो सारा इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर जाएगा नीचे की तरफ। इस केस में भी आपकी जो गोल्ड लीव्स है वो क्या करेंगी, रिपेल। अगर आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को डायरेक्टली टच करा देते हैं मेटल नोब के साथ, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ फ्लो कर जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी ये पूरी, क्योंकि ये सारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर गया इस कंडक्टर के अंदर। इस केस में भी आपकी गोल्ड लीव्स क्या करेंगी, डाइवर्ज। तो सभी केस में आपकी गोल्ड लीव्स करेंगी डाइवर्ज। अगर आपको गोल्ड लीव्स के अंदर डाइवर्जन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, योर बॉडी इज चार्ज्ड। बट इस इलेक्ट्रोस्कोप का एक लिमिटेशन ये है कि आप यहाँ पर ये नहीं बता सकते कि आप जो बॉडी को इस मेटल नोब के पास लेकर आ रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। दिस डिवाइस इज ओनली टू डिटेक्ट वेदर द बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट। नाउ मूविंग अहेड टू कूलम्स लॉ। ओके, सो स्टूडेंट्स, कूलम्स लॉ क्या है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्स लॉ। इट फॉर्म्स बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। कूलम्स लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, तो बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल चैप्टर की अगर मैं आपको याद दिलाऊं, आपने क्या पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशन में ऑलरेडी। अगर आपके पास दो मासेस हैं m1 और m2, ये दोनों मासेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। इनके बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ऑलरेडी अपनी क्लास 11th में और 10th में भी, Gm1 m2/r²। तो दो मासेस जैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला आपको क्या देखने को मिला, प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सिमिलर रिलेशन आपको चार्जेस के केस में देखने को मिलेगा, सिमिलर रिलेशन आपको चार्जेस के केस में देखने को मिलेगा। इस केस में हम क्या देखेंगे, अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, इफ वी हैव टू चार्जेस, स्टूडेंट्स आपके पास या तो दो पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं या फिर आपके पास दो अनलाइक चार्जेस हो सकते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। हमें ये पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इनके बीच में हमें देखने को मिलेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इनके बीच में हमें देखने को मिलेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मासेस के केस में वी हैव ओनली वन थिंग, टू मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट्स ईच अदर, बट चार्जेस के केस में वी हैव टू थिंग्स, ऑपोजिट चार्जेस रिपेल, नेगेटिव अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो यहाँ पर हमें फोर्स ऑफ रिपल्शन भी देखने को मिलेगा चार्जेस के बीच में और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी। बट ये जो फोर्स है, आइदर फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका भी रिलेशन आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही है। योर फोर्स
Either force of attraction or force of repulsion is directly proportional to product of two charges and inversely proportional to square of distance between them. तो कूलम्ब्स लॉ की ये लाइन आपको इसका फॉर्मूला देगी, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन। स्टूडेंट्स एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि कूलम्ब्स लॉ दो चार्जेस के बीच का रिलेशन, दो चार्जेस के बीच का फोर्स हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। ये रिलेशन मुझे किसने दिया? कूलम्ब्स लॉ ने। बट ये रिलेशन जो है वैलिड है ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। दिस इज कीवर्ड विच यू हैव टू रिमेंबर इन एनी केस। स्टूडेंट्स दिस कूलम्ब्स लॉ हमें क्या देगा? दो चार्जेस के बीच का फोर्स का रिलेशन, फोर्स का फॉर्मूला कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं उनके बीच में फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ये है, जो कि मुझे किससे मिला? कूलम्ब्स लॉ से। बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? स्टूडेंट्स अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज ये है मेटल की रॉड जो कि इस टाइम क्या है? चार्ज्ड है। ये क्या है? चार्ज्ड है। और ये है मेरे पास एक मेटल का स्फीयर, ये भी क्या है? चार्ज है। ये भी क्या है? चार्ज। देखो इस केस में भी ये दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या है? चार्ज हैं, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। बट इन दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालने के लिए आप डायरेक्टली कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अगर आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच में अगर आपको फोर्स ऑफ रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन निकालना है, तभी आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ दिस लॉ कि ये लॉ सिर्फ यूज हो सकता है पॉइंट चार्जेस के लिए। अगर आपके पास ऐसे डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि चार्ज हैं, उनके लिए फोर्स निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। वी विल यूज इंटीग्रेशन मेथड, जो कि आपको एज ऑफ नाउ अपने सिलेबस में पढ़ना नहीं है। अभी हम सिर्फ पॉइंट चार्जेस तक, अपने आप को कहाँ तक कन्फाइंड रखेंगे? पॉइंट चार्जेस तक। डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम गॉस थ्योरम यूज करेंगे। बट फिलहाल कूलम्ब्स लॉ का अगर हमें इस्तेमाल करना है तो हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? पॉइंट चार्जेस की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर मैं पॉइंट चार्जेस की बात करूं, कूलम्ब्स लॉ की बात करूं, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इनके बीच का फोर्स का रिलेशन तो मुझे कूलम्ब्स लॉ ने दे दिया। व्हाट इज दैट रिलेशन? दो चार्जेस के बीच का फोर्स का रिलेशन क्या है? कूलम्ब्स लॉ ने बताया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्टूडेंट्स इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के जब आप इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज होगा, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा। हमें पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के बाद एक कांस्टेंट को हम यूज करेंगे। बच्चों जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर कांस्टेंट यूज करते हैं वो क्या है? G है। G m1 m2 अपॉन r²। ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। रिलेशन इज सेम both side, product of charges, product of masses, square of distance between them. Only difference is this constant. Only difference between electrostatic force and gravitational force is this constant. In gravitational force we have constant G, which is universal constant. बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जो हम कांस्टेंट की बात करते हैं ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब क्या है? अगर ये दो मासेस एयर के अंदर रखे हैं या फिर ऑयल के अंदर रख लो या फिर वाटर के अंदर रख लो, इन दो मासेस को आप किसी भी मीडियम के अंदर रख लो, इन दो मासेस के बीच का फोर्स हमेशा यही रहने वाला है। उसकी इस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा एक ही रहेगी। ये कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट यूनिवर्सल कांस्टेंट। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में चीजें थोड़ी सी अलग हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर ये जो कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? इस कांस्टेंट की वैल्यू आपकी मीडियम पर डिपेंड करेगी। इसका मतलब क्या है? अगर आपके दो चार्जेस एयर के अंदर प्रेजेंट हैं और ये दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं F,
इन्हीं दो चार्जेस को उठाकर अगर मैं किसी मीडियम के अंदर रख दूं, सपोज करो ये दो चार्जेस अब किसके अंदर प्रेजेंट है, वाटर के अंदर, तो इस केस के अंदर अब जो फोर्स है वो इस फोर्स के बराबर नहीं है। इस केस के अंदर यही दो सेम चार्जेस अब एक डिफरेंट फोर्स लगाएंगे, अब यही दो चार्जेस एक डिफरेंट फोर्स लगाएंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन चार्जेस डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर वो चीज नहीं थी, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, हर एक मीडियम में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू सेम होगी। बट हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। देखो ये है हमारे कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन, वेयर योर एप्सिलॉन इज permittivity of medium, where this epsilon m is known as permittivity of medium। बच्चों हम स्टार्टिंग में ये एज्यूम नहीं कर रहे हैं कि हमारे चार्जेस एयर में रखे हैं, हम एक जनरल केस लेंगे कि चार्जेस जो हैं आपके किसी भी मीडियम में प्रेजेंट हो सकते हैं, इट कुड बी एयर, इट कुड बी ऑयल, इट कुड बी वाटर, इट कुड बी एनीथिंग। आपके चार्जेस किसी भी मीडियम के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन m इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी। अब बच्चों फिजिक्स के अंदर हमारे पास एक और क्वांटिटी है रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर आप इसको कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बच्चों फिजिक्स के अंदर एक क्वांटिटी है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर मैं यहाँ से परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू निकालना चाहूँ तो हमें क्या मिलेगी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू E नॉट एप्सिलॉन नॉट, दिस एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बच्चों फॉर्मूले के अंदर जो हमारा कांस्टेंट है वहां पर इन जनरल यूज होगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर इस वैल्यू को मैं इस रिलेशन में पुट करूं तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r²। तो स्टूडेंट्स एप्सिलॉन m की जगह मुझे ये वैल्यू मिली। अब आप देखो अगर आपके चार्जेस किसके अंदर प्रेजेंट है, एयर के अंदर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो आप इस चैप्टर में रेगुलरली देखेंगे कि आपके दो चार्जेस कहाँ रखे हैं, एयर के अंदर। अगर तो आपके चार्जेस एयर के अंदर प्रेजेंट हैं तो एयर के लिए हमारी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, 1। ये आपको याद रखना है, एयर के लिए आपकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, 1। दिस ER फॉर एयर इज 1। अगर एयर के लिए ये ER 1 है तो आपका फॉर्मूला क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r²। This formula we have derived for air। अगर आपके चार्जेस किसी मीडियम के अंदर रखे हैं, अब वो मीडियम तो कुछ भी हो सकता है, आपका ऑयल, वाटर, कंडक्टर, कुछ भी हो सकता है, तो इस ER की वैल्यू आपके पास डिफरेंट हो सकती है। बट देखो आप किसी भी मीडियम के लिए अगर एक फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r²। इसको आप क्या लिख सकते हो, फोर्स का फॉर्मूला है ये किसमें, फ्री स्पेस के अंदर। तो इसी चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ, फोर्स इन फ्री स्पेस, फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन में आपका क्या बचा है, एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन r मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स दो चार्जेस अगर आपके किसी भी मीडियम में प्रेजेंट है तो जनरल फॉर्मूला आपको पहले तो ये याद रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन m। बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम की जगह आप क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अगर अब आप स्पेसिफिकली बात करें एयर की, एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी इज 1।
अगर एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 है तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा इस फॉर्म में 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इस रिलेशन की आप एक डायरेक्ट वैल्यू याद कर सकते हैं 1/4πε0 इज 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। बेटा न्यूमेरिकल्स में आप ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर आपके चार्जेस एयर में रखे हैं तो आप डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। बट अगर आपके चार्जेस किसी मीडियम में हैं तो आपको क्या करना है, आपको F0 निकालना है सबसे पहले। तो फोर्स इन एयर, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में उसको किससे डिवाइड कर देना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फोर्स की वैल्यू आपको पता है, आप कैसे निकालेंगे 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन में r²। ये केस तो सिंपल है, चाहे आपके चार्जेस एयर में हो या फिर किसी मीडियम में हो, F0 तो आपको निकालना ही है। F0 निकालो और उसको एक रिलेटिव परमिटिविटी के साथ डिवाइड कर दो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ डिवाइड कर दो, वो आपको वैल्यू देगा फोर्स इन एनी मीडियम, फोर्स इन एनी मीडियम। तो स्टूडेंट्स इतनी सी बात हमें समझ में आ चुकी है। अगर आप कूलम्स लॉ की बात कर रहे हैं, आपका जो फोर्स की वैल्यू है इन एयर दिस इज 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। या फिर अगर किसी मीडियम में बात करते हैं तो वो फॉर्मूला है F0 अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। बस आपको उसको रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड करना है। रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए हैं फोर्स। सो स्टूडेंट्स वी हैव सीन दीज टू फॉर्मूलाज। दिस इज F0 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स व्हेन दीज टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम। तो आपको किसी भी मीडियम के लिए अगर फोर्स निकालना है तो आपको सबसे पहले तो क्या ही करना है, फ्री स्पेस के लिए फोर्स निकालना है और उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से उसको डिवाइड कर देना है, तो हमें मिल जाएगी वैल्यू फोर्स इन मीडियम। तो स्टूडेंट्स एक चीज अगर आप यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फोर्स का रिलेशन क्या है आर के साथ। फोर्स का क्या रिलेशन है आर के साथ, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं ये फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसके लिए ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर आपसे कोई पूछता है एग्जाम में फोर्स का रिलेशन विद 1/r², विद 1/r², तो 1/r² के साथ अगर आपको रिलेशन बनाना है तो आप क्या बनाएंगे, स्ट्रेट। क्योंकि अगर आपसे r² के साथ रिलेशन पूछते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट 1/r² के साथ पूछते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये दोनों ग्राफ भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये दो चीजें भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नाउ वी विल मूव टू लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। बच्चों लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ फटाफट ये देखेंगे। कूलम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। कूलम्स लॉ की क्या है, कुछ लिमिटेशंस। कूलम्स लॉ में भी कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी 2 पॉइंट तो बता ही दिए हैं। पहला पॉइंट क्या है, कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अगर आप डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, डिस्क्रीट चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच में कूलम्स लॉ निकालना चाहते हैं तो आप फोर्स निकालना चाहते हैं, अगर आप कोई डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के बीच में, सपोज करो रिंग या रॉड या फिर स्फेयर, अगर आप ऐसे कुछ डिस्क्रीट चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कूलम्स लॉ यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक दूसरा मेथड है, इंटीग्रेशन मेथड, वो यूज करना पड़ेगा। दूसरी चीज है, ये जो मेथड है ये आप सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं व्हेन योर चार्ज इज एट रेस्ट। अगर आपके दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ये दोनों रेस्ट पर हैं और इनके बीच में आपको फोर्स निकालना है, तभी आप सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं, कूलम्स लॉ का यूज कर सकते हैं। अगर आपके चार्जेस मूविंग हैं, अगर आपके चार्जेस मूविंग हैं और आप इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन निकालना चाहते हैं, तब आप कूलम्स लॉ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिस इज योर सेकेंड लिमिटेशन। थर्ड एंड लास्ट लिमिटेशन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन इज रेंज ऑफ कूलम्स लॉ। रेंज ऑफ कूलम्स लॉ स्टूडेंट्स, ये चीज आपको याद रखनी है, रेंज कि कूलम्स लॉ कितनी रेंज तक के लिए वैलिड है। अगर चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस हमें पता है r, ये कम से कम कितना हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो जाए।
तो इस R की वैल्यू है 1 फर्मी मीटर, 1 फर्मी मीटर 10⁻⁻15 मीटर। स्टूडेंट्स, अगर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस इस रेंज से छोटा है, 10⁻⁻15 से भी छोटा है, उस केस में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करेगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका न्यूक्लियस। आपको पता है आपके न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स तो हमें पता है क्या है, न्यूट्रल, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, प्रोटॉन्स आर न्यूट्रल। आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट आपके प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। अगर न्यूक्लियस के अंदर इतना सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो आपको नहीं पता कि पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करने चाहिए। ये पॉजिटिव चार्जेस को तो क्या करना चाहिए, रिपेल करना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करेंगे, इन दैट केस आपका जो न्यूक्लियस है क्या इतना स्टेबल रह सकता है, आपका न्यूक्लियस क्या होगा, बर्स्ट हो सकता है। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर अगर इतना सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करने चाहिए, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इनके बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन होना चाहिए, और रिपल्शन की वजह से ये न्यूक्लियस स्टेबल नहीं हो सकता। बट इन रियल लाइफ हमें पता है दिस न्यूक्लियस इज वेरी स्टेबल, अब ये न्यूक्लियस स्टेबल है, इसका मतलब इन प्रोटॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है उससे बड़ा कोई फोर्स है जो यहाँ पर डोमिनेट करता है, और वो क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर फोर्स, जो कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। देखो न्यूक्लियस का जो साइज है ना, इस 10⁻⁻15 मीटर से छोटा है। आपके जो न्यूक्लियस का साइज है इस 10⁻⁻15 मीटर से छोटा है, और अगर आपके चार्जेस के बीच की रेंज 10⁻⁻15 से छोटी है, उस केस में आपका कूलम्स लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन बिटवीन चार्जेस क्या है, डोमिनेट नहीं करता। इसका मतलब ये हमारी थर्ड जो लिमिटेशन है वो है रेंज, कि आपका जो कूलम्स लॉ है, आप जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन निकाल सकते हैं वो सिर्फ इसी रेंज तक निकाल सकते हैं। अगर इससे छोटी रेंज हुई तो वहां पर आपका कूलम्स लॉ या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन काम नहीं करेगा।